हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम इसका चैप्टर नंबर 2 और हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और आजकल हम कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्नों को, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने इसके कुछ अंकित प्रश्नों को हल किया था, आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। तो हमें यह ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दे दिया, सोडियम परमाणु के लिए आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे दी 242 नैनोमीटर दे दी, और हमें इसकी आयनन ऊर्जा निकालनी है किलो जूल। आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल। ध्यान रखिएगा, ये प्रति मोल कह रहा है, इस बात को समझिए। इसका अर्थ है कि एक मोल के लिए, सोडियम के एक मोल के लिए आपको किलो जूल में आयनन ऊर्जा को ज्ञात करना है। किलो जूल का मतलब होता है 10⁻³ में जो निकलता है वही हमारी किलो जूल होता है। अब पहले समझिए आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा होती है, जैसे सोडियम है, सोडियम के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सोडियम का, आप जानते हैं वो कितना होता है, 11। इसका परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। तो अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को यदि निकालें तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं उसकी आयनन ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले देखते हैं आयनन ऊर्जा कितनी होगी। एक परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। लिखते हैं, एक सोडियम परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा। तो कैसे ज्ञात होगी आयनन ऊर्जा, सीधे E = h न्यू। हमें न्यू तो दिया है नहीं है, क्या दिया है, लैम्डा। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि C बराबर हमारा होता है न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है, तो यहां से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/λ। तो इस न्यू की जगह ये C/λ रख दें तो क्या हो जाएगा, E को हटा रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, H × C/λ। वैल्यू पुट कर ले। H का मान होता है 6.626 गुणा 10⁻⁻34। C का मान प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डिवाइडेड करते हैं लैम्डा की वैल्यू हमें दी है 242 नैनोमीटर, का अर्थ है 242 × 10⁻⁹ मीटर। अब इसमें हम लैम्डा की वैल्यू रख दें नीचे की ओर हर में, तो ये आएगा 242 × 10⁻⁹ इसके बराबर। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है E की, वह बराबर आएगी 8.214 × 10⁻⁹, और ये निकली हमारी जूल की एक एटम की। क्योंकि हमने एक परमाणु के लिए निकाल रहे थे ना, तो एक परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा चाहिए, अर्थात उसके अंतिम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा इतनी है। तो अब एक मोल सोडियम के परमाणुओं से कि यदि हमें क्या निकालनी है, आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हमें एक परमाणु की आयनन ऊर्जा को गुणा कर देना है एक मोल में जितने सोडियम परमाणु होते हैं। और आप जानते हैं एक मोल का अर्थ ही होता है 6.022 × 10⁻23। तो इतने परमाणुओं की निकालेंगे तो इसकी उस संख्या में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो लिख लेते हैं, अतः एक मोल Na परमाणुओं के लिए आयनन ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सीधे एक मोल की संख्या, एक मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु गुणा एक परमाणु की आयनन ऊर्जा। और एक मोल में कितने होते हैं, इतने परमाणु, तो वैल्यूज रखते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दिया। एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, ये है 8.214 गुणा 10⁻⁻9। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करके जो मान आएगा वो किलो जूल में, यानी कि 10⁻³ जूल में यदि हम उसे कैलकुलेट करें तो हमारा आता है 494.6 मल्टीप्लाई
10⁻³ और ये हमारा आ जाता है जूल पर मोल, इसके बराबर आएगा। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, किलो जूल में। तो 10⁻³ को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 494.6 अब 10⁻³ को इस पूरे को हम लिख लेंगे किलो जूल पर मोल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, इन दोनों संख्याओं की आप गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पता होना चाहिए आपको आयनन ऊर्जा क्या होती है, कि किसी भी परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए जितनी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे उसकी आयनन ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि हम परमाणु को जो कि उदासीन है उसे क्या बना रहे हैं, आयन बना रहे हैं। उसे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो धन आयन बन जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस प्रश्न की थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 25 वॉट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले पीले रंग का एकवर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात करनी है। तो ठीक है, हमें क्या दे दिया, बल्ब क्या इतना दे दिया, 25 वॉट, यानी कि बल्ब की हमें पावर दे दी, P = दे दिया 25 वॉट। इसका अर्थ है 25 जूल प्रति सेकेंड ये ऊर्जा क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। और जो हमारे पास बल्ब से पीले रंग का जो एकवर्णीय प्रकाश निकल रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य दे दी 0.57 माइक्रोमीटर, 0.57 माइक्रोमीटर, ये हमें क्या दे दी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे दी। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की दर बतानी है, कितने फोटोन निकलेंगे एक सेकंड। काफी आसान है, सबसे पहले एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लें। तो लिखते हैं एक फोटोन की ऊर्जा, फार्मूला आप जानते हैं, E = किसके होता है, h/ν के। अब चूंकि हमने कहा यहां लैम्डा दिया है तो C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के होता है। यहां से निकल गया हमारा न्यू बराबर होगा C/λ। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो E = हमारा हो जाएगा h इंटू न्यू की जगह आ जाएगा C/λ। वैल्यू पुट कर लीजिए तो वैल्यूज हमारी निकल के कितनी आ जाएगी, यहां पे करें इसे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, E = सबसे पहले h का मान कितना होता है, हम कांस्टेंट जानते हैं 6.626 × 10⁻⁻34, ये h का मान होता है। c का मान भी आप जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे नीचे क्या दे दिए, लैम्डा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य हमें को दे रखी है, ये माइक्रोमीटर का अर्थ है 0.57 × 10⁻⁻6 मीटर। तो वैल्यू रखेंगे 0.57 × 10⁻⁻6 मीटर। तो E को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वह निकल के आएगी 3.487 × 10⁻⁻19, और ये हो जाएगी जूल के बराबर। हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप इनकी कैलकुलेशन करके तब आप देखिएगा आपकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट करके जरूर मैच कीजिएगा। तो ये कितना आ गया, इतनी आ गई। ये है एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, और वहां एक सेकंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है, 25 जूल की ऊर्जा निकल रही है। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, इतने जूल है। तो प्रति सेकंड कितने फोटोन निकलेंगे, तो लिखेंगे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की दर बराबर कितनी आ जाएगी, 25 जूल टोटल ऊर्जा है, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी, 3.487 × 10⁻⁻19। डिवाइड करेंगे जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो लगभग आएगी 7.17 × 10⁻19, और ये होंगे हमारे फोटोन प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, आपका मान यही आएगा। 10⁻19 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 छोटी संख्या है 25 से, तो 3 × 7 = 21, लगभग 7 बार जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.12, यानी कि 12वां प्रश्न एक्सरसाइज का, जो कि इस प्रकार से है। किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका वेग क्या है, 0। तो धातु की देहली आवृत्ति यानी कि ν0 और कार्यफलन ω0 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो ν0 ज्ञात करना है, एक ω0 जिसे हम कार्यफलन कहते हैं ये ज्ञात करना है। दे क्या दे दिया हमें, लैम्डा की वैल्यू हमें दे दी है जिसका मान है 6800 एंगस्ट्रॉम। साथ ही इसने क्या दे दिया, जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो क्या है, 0। अब यहां से हम प्रश्न को समझेंगे।
यह प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या कहती है कि ये हमारे पास कोई एक धातु का पृष्ठ है, जब इस पर कोई विकिरण डाला जाता है, कोई प्रकाश डाला जाता है, तो वह प्रकाश आप जानते हैं फोटोनों के रूप में आता है। थ्योरी ये कहती है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है। और एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E = h के बराबर होती है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जब ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं उस धातु का कार्यफलन। और ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। और शेष जो ऊर्जा बच जाती है, वही ऊर्जा किसके रूप में निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इक्वेशन इसकी होती है E = ω0 + EK, ये गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा चूंकि EK बराबर किसका होता है, 1/2 mv² के। चूंकि v की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसलिए EK की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो E = किसके होगा, ω0 के बराबर। और E की वैल्यू किसके बराबर होती है, hν के बराबर। तो लिखेंगे आता E बराबर, पहले hν निकालते हैं, तो ν की वैल्यू क्या होगी, चूंकि हम जानते हैं C बराबर होता है ν × लैम्डा, तो यहां से ν बराबर क्या हो जाएगा, C/λ। ν की वैल्यू यहां पुट कर दें तो E बराबर क्या हो जाएगा, h × ये हो जाएगा C/λ। तो वैल्यूज रखें यदि इसमें तो क्या आ जाएगा, E = h का मान 6.626 × 10⁻34 गुणा C का मान 3 × 10⁸ बटे नीचे क्या गया, लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है, 6800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6800 × 10⁻10 मीटर। वैल्यू रख देंगे 6800 × 10⁻10 मीटर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल आएगी 2.923 × 10⁻19 जूल। हमने ये कैलकुलेट करके रखी हुई है बच्चों, जिससे टाइम सेव हो। आप इसे जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो 10 की घात कितना आ गया, इतना आ गया, -19 जूल के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास E का मान आ गया। अब हमने कहा E किसके बराबर है, ω0 के बराबर है। चूंकि ω0 बराबर किसके है, E के, और ω0 का मान भी क्या हो जाएगा, 2.923 × 10⁻19 जूल। तो पहला जो इसने कहा था कि हमारे को कार्यफलन निकालना है, ये तो हमने निकाल दिया। दूसरी चीज कहा इसने ν0 होती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम उसकी देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति को हम निकालते हैं, ω0 बराबर होती है hν0 के बराबर। तो हमें ν0 की वैल्यू निकालनी है, तो ν0 बराबर हो जाएगा ω0/h। ω0 की वैल्यू यहाँ है 2.923 × 10⁻19 जूल। और h की वैल्यू हम जानते ही हैं, ये हमारी होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। डिवाइड करेंगे तो न्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी 4.412 × 10⁻14 हमारी क्या हो जाएगी, प्रति सेकेंड। या आवृत्ति है तो आप कह सकते हैं हर्ट्ज भी हो सकती है, हर्ट्ज लिख लीजिए, प्रति सेकंड लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कैलकुलेट करेंगे। इस प्रश्न के लिए आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का पता होना चाहिए, आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए, आपके पास ये फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए। अब इतनी बातें पता होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो क्या बातें ध्यान देने की कि एक तो ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, फिर n बराबर कहां से आ रहा है, ये n बराबर 4 से n बराबर 2 पे आ रहा है। तो n बराबर 4 यानी कि प्रारंभ में यहां पर है, जिसे हम ni से प्रदर्शित करेंगे। और ये क्या है, nf यानी कि यहां पर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसमें तरंग दैर्ध्य का मान, यानी कि हमें लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यदि हमें ऊर्जा पता चल जाए कि यहां से ni से, यानी कि ni का मान 4 है, चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप लगाने पर कितनी ऊर्जा विकिरित करेगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी कक्षा है। तो इस चौथी कक्षा से ये तीसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है। तो
ये हमारी कौन सी है, दूसरी है। तो ये क्या कर रहा है, इस चौथी कक्षा से कूद लगा रहा है कहाँ, दूसरी कक्षा में, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ये निकाल लेंगे तो हमारे पास तरंग दैर्घ्य भी आ जाएगी, क्योंकि E इक्वल टू होता है एच न्यू, न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा ई बराबर होता है ई एफ माइनस ई आई, और इसका सीधे फार्मूला होता है डेल्टा ई बराबर 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 18, ये कि हमारा क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक, और साथ में हमारा होता है 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लें, 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 गुणा यह गया 1 अपॉन एन आई का मान कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस 1 बटे एन एफ का मान कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, और ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/4। चाहे तो आप हल कर सकते हैं इसको, ये हो गया 2 डेल्टा ई बराबर 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, और ब्रैकेट में इसमें सॉल्व करें, 16 और 4 है तो सीधे 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4, 16 एकम 16, 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 गुणा माइनस 3/16। तो क्या आ जाएगा, वैल्यूज यदि निकालेंगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 4.08 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल निकलेगी, यानी कि जो कि माइनस में होगी। तो माइनस का अर्थ तो सीधे हमें ये बता रहा है कि ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी कक्षा से कम कक्षा में आ रहा है, तो लिखेंगे ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित होगी। तो डेल्टा ई की वैल्यू ये निकल गई। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, क्योंकि हम जानते हैं ई इज इक्वल टू किसके होता है, एच न्यू, और न्यू का मान क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिखेंगे ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा इधर और ई नीचे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। और ये ई क्या है, ये डेल्टा ई है, इसे हम डेल्टा ई ही लिख लीजिएंगे, ये आ गया। तो लैम्डा बराबर है एच की वैल्यू 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34, सी क्या है, प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे डेल्टा ई का मान हमने यहाँ निकाला है 4.012 4.08 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 487 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर आएगी, और 10 की घात माइनस 9 मीटर को आप जानते हैं नैनोमीटर लिखा जाता है। तो लैम्डा का मान हो गया 487 नैनोमीटर, 487 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में। तो ये हाइड्रोजन का जो संक्रमण होता है, हाइड्रोजन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जब जंप लगाता है, तो उस घटना से या उस सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है, यदि आपको वो आता आप आसानी से कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो H परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहली बात, अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो पहले हमें n बराबर 5, हमारे पास n बराबर 5 पर कक्षक है, इसका क्या करना है, आयनन। और दूसरा हमें क्या निकालना है, आयनन एंथैल्पी से इसकी क्या करनी है, कह सकते हैं तुलना करनी है। तो प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं n बराबर 5वीं कक्षा में, और मेन बात ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारा हो रहा है प्रश्न में बात करें तो ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है H परमाणु के आयनन के लिए। तो ये क्या है हमारा मुख्य बात, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या, हाइड्रोजन परमाणु। यदि इसका आयनन करना है तो हाइड्रोजन परमाणु में आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को यदि कक्षा से निकाल दिया जाए, यानी कि उसका नाभिक से जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल शून्य हो जाए, वो तभी होगा यदि उसको n बराबर 5 कह लीजिए से कहां ले जाएं, n बराबर इन्फिनिटी में ले जाए।
तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन हो जाएगा। वही ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो इसका अर्थ है हमें n बराबर 5 से n बराबर इंफिनिटी पर ले जाना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा E बराबर सीधे हमारा फार्मूला होता है 2.18 गुणा 10 की घात -18, ये होता है 1/ni माइनस 1/nf, ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, जहां डेल्टा I इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा का अंतराल होता है, बीच का एनर्जी गैप होता है। तो वैल्यूज रखेंगे तो ये गया 2.18 गुणा 10 की घात -18, यह गया 1/ni, यानी कि प्रारंभ में कहाँ है, 5 में है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/nf, कहाँ ले जाना है, अनंत पे ले जाना है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात -18, साथ में हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 25, माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 2.18 गुणा 10 की घात -18 बटे कितना आ गया 25। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वह वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा E इजिकल टू, हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है 8.712 गुणा 10 की घात -20 जूल प्रति एटम, जूल प्रति एटम। तो एक एटम हाइड्रोजन के एक परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा होगी इतनी होगी। अब प्रश्न में क्या रहा है, इसकी तुलना आपको आयनन एंथैल्पी से करनी है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन के लिए यदि बात कर रहे हैं तो n बराबर 1 से उसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर इंफिनिटी पर ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसका वैल्यू हम कह सकते हैं डेल्टा ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लेते हैं। और फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही वाला आएगा बच्चों, ये 2.18 गुणा 10 की घात -18 क्या आएगा, ni माइनस nf। अब की बार ni का मान क्या आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, ni शुरू में कहाँ है, 1 पर है, और nf बराबर क्या है, शुरू में क्या है, इन्फिनिटी पे है, अंत में कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। ये आयनन एंथैल्पी है। तो इस सूत्र में ni का मान रख लीजिए 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी तो 0 हो गया। तो डेल्टा ई डैश बराबर 2.18 गुणा 10 की घात -18, ये हो गया 1/1 माइनस 0, तो डेल्टा ई डैश 2.18 गुणा 10 की घात -18, और ये क्या आ जाएगा हमारा जूल पर एटम। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी ये फिक्स होती है, नियत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षक से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, इसलिए उसमें उसकी आयनन एंथैल्पी फिक्स है कि पहली कक्षा से अंतिम कक्षा में, अंतिम मतलब अनंत में ले जा रहे हैं तो ऊर्जा का मान इतना होगा। उसने हमें कहा आयनन एंथैल्पी से इस ऊर्जा की तुलना करनी है। तो तुलना क्या करनी है, सीधे लिखेंगे, अतः डेल्टा ई डैश बटे डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई डैश का मान 2.18 गुणा 10 की घात -18 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई का मान कितना है, 8.712 गुणा 10 की घात -20। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, देख रहे हो ये वैल्यू क्या -20 ये ऊपर जाएगी, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, धनात्मक की हो जाएगी, यानी कि 100 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हमारा जो मान निकल के आता है ये कितना। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई डैश बराबर डेल्टा ई मल्टीप्लाई 25। तो जो भी ये ऊर्जा थी हमारी, जो भी यहां पर ये ऊर्जा थी, इसकी जो 25 गुना ऊर्जा होगी वह क्या होगी, आयनन एंथैल्पी के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.15, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में आता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो क्या कह रहा है, n बराबर 6 से मूल
अवस्था। और मूल अवस्था का अर्थ क्या होता है, जिसे हम तलस्थ अवस्था कहते हैं, जहां का n का मान किसके बराबर होता है, 1। तो अब कह रहे हैं इसके लिए हमें बतानी है कि उत्तेजित मूल अवस्था प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या। तो क्या ज्ञात करना है, उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या। तो देखिए इसके लिए इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है, पहले कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड बता रहा हूं पहले आपको। हमें n बराबर 6 से निकालना है। तो मान लेते हैं पहले n बराबर 6 पे है, तो कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, और इसके बाद एक मैं बना रहा हूं, ये हमारी क्या हो गई, छठवीं हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, एक बार चाहे तो सीधे यहां पर है, यहां से सीधे आ सकता है किस पे, पहले पे, फिर यहां से सीधे कहां आ सकता है, दूसरे पे, यहां से तीसरे पे, यहां से चौथे में, यहां से पांचवें पे, एक संभावना। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, n बराबर 1 पे आ सकता है, n बराबर 2 में आ सकता है, n बराबर 3 में, n बराबर 4 में, और n बराबर 5 में आ सकता है। दूसरी स्थिति वो n बराबर 6 से जब n बराबर 5 पे आया, जब ये n बराबर 5 पे आया, यानी कि यहां से जब वो इस पे आया, तो इस पे आने के बाद अब इसकी संभावना क्या होगी, पहले यहां से सीधे 1 पे आ जाए, यहां से 2 पे आ जाए, यहां से 3 पे आ जाए, यहां से 4 पे आ जाए। तो n बराबर 5 से क्या होगा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और n बराबर 5 में तो खुद ही है। तो इस प्रकार से आएगा। अगला हम कहें कि अगला क्या होगा, n बराबर 4 पे, ये n बराबर जो 4 पे आया है, यानी कि यहां पर इससे संभावना क्या है, n बराबर सीधे 1 में जाए, n बराबर 2 में जाए, n बराबर 3 में जाए। अब फिर n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाए, n बराबर 1 में जाए, और फिर n बराबर यदि 2 में स्थित है तो सीधे n बराबर कहाँ जाए, 1 में आ जाए। तो ये संभावना है, ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये कितनी होगी 4, ये कितनी होगी 3, ये कितनी संभावना 2, और ये कितनी संभावना 1। तो जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 15, टोटल कितनी रेखाएं निकालेगा, 15 रेखाएं उत्सर्जित करेगा। तो एक तरीका तो ये है कि जो आपकी स्पेक्ट्रम की जो सीरीज होती है हमारी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की, उसको हम यूज करके रेखाओं की संख्या निकाल दें। दूसरा तरीका एक और होता है, जो कि हमारी ये उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या का सूत्र होता है, ये बराबर होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। सीधे एक ही डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अब डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n बराबर हमारा होता है, इस कहां से आ रहा है, 6 से आ रहा है, किसमें, 1 में, तो सीधे लिख लेंगे 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 गया 5। इन दोनों जो हमारे ऊर्जा स्तर हैं उनके संख्याओं का अंतर। तो n बराबर 6 ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 मूल ऊर्जा स्तर पर आ रहा है, तो 6 में से 1 गया 5। तो ये डेल्टा n की वैल्यू यदि यहां रखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 5 प्लस 1/2, तो बराबर आ जाएगा 5 गुणा 5 प्लस 1 यानी कि 6/2, 2 से काट दिया 3 बार, 5 3 15। तो देखिए ऐसे करके करेंगे लॉन्ग मेथड से तो भी 15 आएगा, सीधे शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो 15 आएगा। तो आप इस फार्मूले का यूज कीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, ऐसा निकालना काफी आसान होगा। यह है उत्सर्जित रेखाओं की संख्या बराबर डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, ये शॉर्टकट मेथड, तो यूज कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल प्रति एटम है। पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा निकालिए। तो हम सीधे फार्मूला जानते हैं कि किसी भी कक्षक से संबंधित जो ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है En बराबर -2.18 गुणा 10⁻⁻18 और बटे हमारा क्या होता है n², इसके बराबर होता है। तो सीधे हमें पहले कक्षक से दे रखिए पांचवें की निकालनी है, तो n बराबर यदि 5 रख दें, n बराबर यदि 5 रख दें तो En यानी कि E5 बराबर क्या आ जाएगा, -2.18 गुणा 10⁻⁻18
बटे n की वैल्यू कितनी होगी 5 का स्क्वायर यानी कि हो गया -2.18 गुणा 10 की घात -18 बटे कितना आ जाएगा 25 और डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस में आएगी क्योंकि आगे माइनस का निशान है 8.72 गुणा 10 की घात -20 और एनर्जी निकालिए तो किस में आएगी जूल में। हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप 25 से भाग दीजिएगा लगभग आपका मान इतने के बराबर आएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 5वीं कक्षा की ऊर्जा हमने निकाल दी। अब अगला सेकंड पार्ट कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्षक की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट ये था और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करनी है, इनकी R5 का मान कैलकुलेट करना है। हम सीधे सूत्र जानते हैं Rn A0 इंटू एन स्क्वायर बटे क्या होता है फार्मूला Z के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप जानते हैं हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 क्योंकि Z क्या होता है परमाणु संख्या, तो Z का मान 1 होगा। तो वैल्यूज 1 रख दें तो क्या आ जाएगा Rn बराबर A0 एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए A0 भी एक कांस्टेंट होता है और A0 का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। बहुत सी जगह इसको पिकोमीटर में भी लिखा जाता है यानी कि 52.9 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं या 0.529 एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया 0.529 गुणा 10 की घात -10 के बराबर। ये वैल्यूज यहां रख लें और साथ में n का मान कितना रखना है 5 क्योंकि 5वें कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे वो। तो रखे मान तो क्या आ जाएगा R5 बराबर A0 की वैल्यू 0.529 गुणा 10 की घात -10 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर का मान यानी कि 5 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 0.529 गुणा 10 की घात -10 गुणा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। कैलकुलेट करिए आपका मान 13.225 गुणा 10 की घात -10 के बराबर आपका आ जाएगा। एक इधर ले जा लीजिए तो 1.3225 गुणा 10 की घात -9 हो जाएगा यानी कि हो गया 1.3225 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी 5वीं कक्षा की त्रिज्या इतने के बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.17 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। तो यहां 3 सूचनाएं हैं आपके पास। एक तो हाइड्रोजन परमाणु है, कौन सा परमाणु है हाइड्रोजन, दूसरी कौन सी श्रेणी है बामर और तीसरी क्या कह रहा है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। ये 3 चीजें हमारे को सूचना इसमें दे रखी है और ज्ञात क्या करनी है अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए तरंग संख्या ज्ञात करनी है, तरंग संख्या। तो यदि आपको इस प्रश्न से ये चारों सूचनाएं मिल जाती है आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हमारी तरंग संख्या का सूत्र होता है वो होता है न्यू बार जो कि 1/λ के बराबर होती है। इसकी वैल्यू होती है 1 पहले लिख लेते हैं यहां पर है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और आगे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09 मल्टीप्लाइड 10⁻7 इसके बराबर होती है। तो ये हम जानते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती है उसमें तरंग संख्या का सूत्र ये होता है। अब हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन है तो ये फार्मूला ये आ गया। अब वो बामर श्रेणी है और बामर श्रेणी के लिए आपको पता होना चाहिए बामर श्रेणी के लिए n1 का मान होता है 2 और n2 का मान जो होगा वो कौन सा होगा ये कह रहा है अधिकतम तरंगदैर्घ्य। जो n2 का मान होता है वो 3 4 5 6 7 8 से लेके इंफिनिटी तक होता है। कहां से 3 से लेकर के 3 4 5 से कहां तक होता है अनंत तक। अब अगली कक्षा कौन सी होगी n1 का मान तो 2 है तो n2 का मान क्या होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा या अनंत होगा। इस बात की सूचना हमें मिलती है अधिकतम तरंगदैर्घ्य इस शब्द से क्योंकि हम जानते हैं कोई जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जंप लगाता है तो क्या होता है कि जो ऊर्जा अवशोषित करता है उसकी ऊर्जा होती है E = hν। अब हमें ये क्या कह रहा है अधिकतम तरंगदैर्घ्य उत्पन्न हो रही है तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए इस वाले फार्मूले को तरंगदैर्घ्य में आप परिवर्तित कर लीजिए। तो हम जानते हैं चूंकि C बराबर क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा तो हम न्यू की वैल्यू हमें निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा C/λ बराबर किसके हो जाएगा न्यू के हो जाएगा। तो न्यू का ये मान यहां रखें तो E बराबर h इंटू C/λ।
अब आप इन दोनों में संबंध देखिए, इसमें ई जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती के साथ संबंध है लैम्डा के साथ। तो यदि तरंगदैर्घ्य अधिकतम हो तो इसका मतलब ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। और ऊर्जा कब न्यूनतम अवशोषित करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, कि जब वह n बराबर 2 से अगली कक्षा पर जंप लगाए n2 बराबर 3 पर। तो इसका अर्थ है, अर्थात n2 का मान क्या होगा, 3 होगा। किसके लिए, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए। तो यदि इतनी बात आपको लॉजिकली समझ में आ गई है तो अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। ये क्या है, 1/n1 का स्क्वायर, n1 मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, n2 का मान कितना हो गया 3, तो क्या आ गया 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, 1 ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1/3 9। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, जो आपका मान निकल के आ जाएगा 1.525 गुणा 10 की घात हमारा आ जाएगा 6 प्रति मीटर के बराबर आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, तरंग संख्या हो जाएगी। और आप जानते हैं तरंग संख्या का अर्थ होता है कि यदि आप प्रति मीटर है तो इसका मतलब है 1 मीटर में जो तरंगे आएंगी, यानी कि जो आवृत्ति होगी वही हमारी क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है 1 मीटर के लेंथ में। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.18, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना करनी है। कहां से, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में ले जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन, पहली बात सूचनाएं क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु है। दूसरा हम क्या रहे, पहली से 5वीं कक्षा में ले जा रहे हैं। दूसरी बात इसने यहां पर यह समझ में आ गई, आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। तो हमारे को क्या निकालनी है, आवश्यक ऊर्जा निकालनी है, यानी कि कह सकते हैं डेल्टा ई की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो फिर से सेकंड स्टेज में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहलवी 1वीं कक्षा में आने पर जो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य होगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। जो उत्सर्जित प्रकाश जो उत्सर्जित होगा उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, और ये हमें दे रखा है। और साथ में इलेक्ट्रॉन की तटस्थ अवस्था में ऊर्जा 2.18 गुणा 10 की घात -11 अर्ग्स है, ये हमें दे रखा है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको समझते हैं। हमने कहा सीधा है, हाइड्रोजन पहली से 5वीं कक्षा में जंप लगा रहा है, तो इसका अर्थ है कि ऊर्जा का अंतर क्या होगा। तो पहले हम कहें प्रारंभ में क्या था, ई आई का मान क्या है 1, और ई एफ का मान क्या है, हम कहें ये 5वीं कक्षा में है। पहली कक्षा में यानी कि आई का मान कह देते हैं 1 है, और दूसरा क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, इनिशियल शुरुआत में क्या है पहली कक्षा में, और फाइनल क्या है 5वीं कक्षा में। तो डेल्टा ई हम जानते हैं, जो ऊर्जाओं का अंतर होगा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा, वो होता है ई आई ई एफ माइनस ई आई के। ये हमारा क्या होता है डेल्टा ई के बराबर। इसका डायरेक्ट हमें फार्मूला भी पता है, 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -18, और साथ में हो जाता है 1 ये आता है एन आई स्क्वायर माइनस 1 एन एफ स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कई बार यूज करा हुआ है, बस इसमें एन आई और एन एफ के मान आपको रखने हैं। ये आपको पता होने चाहिए, ये 1 और ये एफ, ये वास्तव में एन आई और ये एन एफ के ही मान हमारे को दिए हुए हैं। तो वैल्यूज रखते हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -18, और साथ में आ जाएगा एन आई का मान कितना आ जाएगा, एन आई का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे एन एफ का मान कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये मान धनात्मक आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 की यहाँ गुणा होगी, 1 की कम 1 की यहाँ होगी, तो 25 में से 1 गया, यानी कि 24 बटे 25 आ जाएगा ये वैल्यू। तो क्या आ जाएगी 2.18 गुणा 10 की घात -18 गुणा ये आ जाएगा नीचे 25 आ गया, ये हो गया 25 - 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहीं पे निकल के आ जाएगी 2.18, बल्कि ये हो जाएगी 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई 25 में से 1 गया, ये आ गया 24/25, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -18 के बराबर आ जाएगा।
तो इतनी आ जाएगी और ये वैल्यूज किस में आ जाएगी, जूल में, जूल में आ जाएगी। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहली कक्षा में आने पर जो उत्सर्जित प्रकाश होगा उसकी तरंग दैर्घ्य। प्रश्न को समझिए, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा। तो ये पांचवी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहा है, कूद लगा रहा है कहां, पहली कक्षा में। तो जो ये क्या करेगा, हम जानते हैं पांचवी कक्षा की ये पांचवी कक्षा है और ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा। तो पांचवी कक्षा में ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा, और पहली कक्षा में ऊर्जा का मान होता है कम। हम जानते हैं E5 का मान बड़ा होता है किससे, E1 से। तो जब ये जंप लगाएगा तो अपने भीतर से क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। उसी प्रकाश की हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो जितना यह पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उतनी ऊर्जा को रिलीज भी करेगा, छोड़ेगा भी जब पांचवी से पहली कक्षा में आएगा। तो यहां हमने निकाला है कि यदि पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में कूद लगा रहा है तो उसको कितनी ऊर्जा वो क्या करेगा, अवशोषित करेगा, इतनी ऊर्जा अवशोषित उत्सर्जित भी करेगा। तो लिखेंगे अतः पांचवी से पहली कक्षा में पहुंचने के लिए उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यही आ जाएगी 2.09 मल्टीप्लाई 10⁻18 जूल। और ये किसके बराबर होगी, ये E के बराबर होगी। और E बराबर किसके होगा, H न्यू के बराबर होगा। और न्यू हम जानते हैं, न्यू बराबर होता है C/λ के। तो वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा C/H इंटू C/λ। क्या आ जाएगा, H इंटू C/λ। तो हमें पता चल गया E बराबर हो गया H इंटू C/λ। हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा यहां E नीचे, यानी कि हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर आ जाएगा HC/E। वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। H का मान आप जानते हैं 6.626 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे E भी हमने कैलकुलेट किया है, यही तो है E की वैल्यू जो हमने यहां पर दी है 2.09 × 10⁻18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 951 × 10⁻10 और इसको लिख लेंगे 951 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी जो तरंग दैर्घ्य निकलेगी वो 951 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। उसकी तरंग दैर्घ्य, जो भी प्रकाश निकलेगा उसकी तरंग दैर्घ्य 951 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि हमें दी है En बराबर -2.18 × 10⁻18 बटे n² जूल द्वारा दी जाती है। n बराबर 2 से कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पहली बात क्या कर रहा है, n बराबर 2 से में इलेक्ट्रॉन है उसको पूरी तरह से परमाणु से, हाइड्रोजन परमाणु से बाहर ही निकाल रहे हैं, उसके लिए कितनी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, पहले तो ये बताना है। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य क्या होगी जिसका उपयोग इस संक्रमण में किया जा सके। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है और इसने कहा सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में हमें बतानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो प्रश्न को समझते हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां है, n बराबर 2 पे है और n बराबर दूसरी कक्षा से उसे बिल्कुल बाहर निकाल देना है। मैं यदि यहां पर डायग्राम बनाऊं तो मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और ये हमारी जो कक्षा है मान लेते हैं ये इन्फिनिटी वाली कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन इस दूसरी कक्षा में, इसे यहां से निकालना है, सीधे अनंत पर भेज देना है, अनंतवीं कक्षा पर, यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है उससे बाहर ही निकाल देना है। तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये ज्ञात करना है। तो N2 N1 का मान हम कह सकते हैं, या Ni का मान हो गया 2 और Nf का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ऊर्जा ज्ञात करेंगे। फार्मूला आप जानते ही हैं, फार्मूला होता है डेल्टा E बराबर होता है EF माइनस EI, और इसको हम लिखते हैं 2.18 × 10⁻−18। ये होता है 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/Nf का स्क्वायर। कई जगह ये फार्मूला यूज होगा, आपका ध्यान रखिएगा इसे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गया 2.18 × 10⁻−18 Ni कितना मान कितना है 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/Nf का मान क्या है, इन्फिनिटी, अनंत पे ले जा रहे हैं, तो ये क्या क्या अनंत।
तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 गुणा क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो जब इसे हल करेंगे 4 से आप भाग दीजिएगा तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी कि 5.45 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेट कीजिएगा, 4 पंजे 20 हो गया, तो 0.5 फिर हो गया 18, फिर 4 चक्को 16, फिर 2 बजेगा 4 पंजे 20। अब क्योंकि 0 ये आएगा 0.545, तो डेसिमल को एक खाना इधर खिसकाएंगे तो घात एक माइनस वाली बढ़ जाएगी, बस इतना ही हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है कि इसमें जब ये यहां से यहां पर जंप लगाएगा तो जो तरंग दैर्घ्य है उस तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है हमारे को। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, हम जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है एच न्यू, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा यहां E यहां, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। अब आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सबसे पहले h का मान 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यह होता है h की वैल्यू जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। मल्टीप्लाई c प्रकाश की चाल, उसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। नीचे क्या गया e की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 5.45 गुणा 10 की घात माइनस 19। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 3.4647, हमने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई है, गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर के बराबर होगी। तो 3.647 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर होगी। पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में निकालनी है, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए मीटर की जगह क्या लिख लेंगे, गुणा, इसको लिख लेंगे 3.467 गुणा 10 की घात माइनस 7, और मीटर की जगह क्या लिख लेंगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। मुझे लगता है इतना समझ में आपको आ रहा होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 को लिख दिया 10 की घात 2, तो 10 की घात माइनस 7 जो है वो माइनस में है और 2 किस में, प्लस में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.647 गुणा 10 की घात 7 में से 2 गया, यानी कि माइनस 5 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तरंग दैर्घ्य का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे।